नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आर के वर्मा इलेक्ट्रिकल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन सभी बच्चों के लिए, यानी जिन बच्चों ने ITI से इसका NPCIL नरोला का फॉर्म फिल किया था और फाइनली उनका एडमिट कार्ड आ गया है। तो परीक्षा में जाने से पहले उनको ये वीडियो बहुत ही देखना जरूरी रहेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी उन सभी बच्चों के लिए जो परीक्षाएं देने जा रहे हैं। तो पूरा आज वीडियो में पूरा विस्तार से बात करेंगे। पूरा एक एग्जाम पेपर जो पिछली बार इसका पेपर हुआ था राजस्थान साइड का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, तो उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, और पूरा मैं पेपर आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा इसी वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों, यदि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है और आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने उससे संबंधित एक वीडियो बनाई है। आप स्टेप बाय स्टेप उस वीडियो को देखकर वहां से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और उसका लिंक मैं भी आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए फिर दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए फिर दोस्तों, बिना कोई देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसकी बात करेंगे, पूरा पैटर्न की बात करेंगे, क्या क्या कैसे कैसे आपको कौन कौन से पेपर देने होंगे और कौन सा पेपर कब मिलेगा। यानी दोस्तों, इसकी जो परीक्षा है वो आपकी 17 फरवरी 2021 को इसकी परीक्षा होने वाली है। आपको ये बात ध्यान रखना है, यानी 17 फरवरी आपकी 2021 को इसकी परीक्षा होने वाली है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले ये जानना आपको ज़रूरी है। और ये परीक्षा है, इसकी इसकी जो टाइमिंग है इसकी टाइमिंग आपको 7 बजे 7:30 बजे के आसपास वहाँ को रिपोर्टिंग टाइम करना है। और पेपर का जो समय है वो लगभग 9:30 के आसपास इसका समय है। तो चलिए फिर देखते हैं दोस्तों, इसमें सबसे पहले बात करूँगा कि इसमें जो आपके इसमें पेपर आपके 2 होंगे, यानी 3 चरणों में आपका ये इसकी सिलेक्शन प्रोसेस 3 चरणों में रहने वाली है। यानी दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए एक पेपर फर्स्ट होगा और उस पेपर फर्स्ट में यदि आप उसकी वीडियो जानना चाहते हैं, यानी कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उस पर मैं आपको वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पे ये वीडियो आपको बना दूंगा। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ, पेपर फर्स्ट में आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 में से आपको उसमें आपके लिए क्राइटेरिया रखा है, यानी जनरल के लिए आपको 40% क्वालिफिकेशन मार्क आने हैं और आपको ओबीसी के लिए आपको 30% मार्क क्वालिफिकेशन के लिए लाने जरूरी हैं और एससी के लिए इससे थोड़ा बहुत कम हो सकते हैं। आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और दोस्तों, उसमें आपको बस क्वालिफाइड नेचर का एक पेपर होता है, उसमें आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो आपके लगभग 150 नंबर के होंगे और आपको 30% यानी लगभग आपको यदि आप जनरल से यदि ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास आपको क्वालिफाई उनके लिए करने अनिवार्य होंगे। यदि आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप दूसरी परीक्षा के लिए, मतलब परीक्षा तो दे देंगे लेकिन आपका दूसरा जो पेपर है उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, यानी आप परीक्षा से यहीं पर बाहर हो जाओगे। यदि आप पहले पेपर से निकल जाते हो तो यहीं पर ही आपका पूरा समाप्त हो जाएगा, परीक्षा का जो पूरा प्रोसेस है वो यहीं पर ही समाप्त हो जाएगा। तो चलिए फिर अब बात करते हैं दूसरे सेशन की। तो दूसरे सेशन में आपको ये वाला पेपर आपके सामने मैं जो अब पूरा इसका विस्तार से हल करने जा रहा हूँ, ये पेपर आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपको इसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और प्रत्येक 3 अंक का होगा, यानी लगभग आपकी 150 अंक की परीक्षा होगी। और लगभग जो मेरिट की बात करें तो मेरिट बहुत ही ऊंचे जाती है। पिछली राजस्थान की जो मेरिट गई थी वो जनरल की लगभग 138 के आसपास गई थी और ओबीसी की 134 के आसपास गई थी और जो एससी वगैरह की थोड़ी बहुत इससे कम गई थी। तो दोस्तों, लगभग माने तो कम से कम आपको 45 से लेकर आपका 47 क्वेश्चन करने अनिवार्य होंगे यदि आप इस भर्ती में परीक्षा देने जा रहे हैं और आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो इतना टारगेट आप बनाकर चलिए, इतने नंबर पर आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो बात करते हैं टाइमिंग की। तो टाइमिंग आपको 120 मिनट रहने वाला है, यानी 2 घंटे आपको दिया जाएगा और आपको 50 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक 3 का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपको 1/4 की वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये पेपर है इलेक्ट्रीशियन मेंटेनर का। यहाँ पर आप सारा कुछ दिखा दिया है, यानी 50% होंगे, प्रत्येक 3 अंक का होगा, 1 अंक काट लिया जाएगा यदि आप नेगेटिव मार्किंग करते हैं। तो आपको पेपर दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। और टाइमिंग की बात करें तो टाइम आपका इसमें 2 घंटे दिया गया है और पहले वाले जो इसका क्वालिफाइड नेचर का है उसमें आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा और उसमें आपको क्वालिफाइंग जरूर करना होगा। तो चलिए फिर सबसे पहले बात कर ले हैं पहले क्वेश्चन की, यानी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यानी पहला जो क्वेश्चन है, भारत में घरेलू विद्युत उपकरणों के लिए उपयोग किए जाने वाला मेन सप्लाई वोल्टेज क्या होता है। तो दोस्तों,
इसका जो वोल्टेज होती है घरेलू जो उपकरणों के लिए वोल्टेज होती है वो 220 से लेकर आपकी 2 से 30 वोल्टेज तक घरों में उपयोग की जाती है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन के अनुसार आपका 220 रहने वाला है। और स्टैंडर्ड बात करें इस सिंगल फेज की, तो सिंगल फेज के लिए मानक जो वोल्टेज होती है वो आपकी 240 स्टैंडर्ड वोल्टेज होती है। और बात करें थ्री फेज के लिए, तो थ्री फेज के लिए दोस्तों आपके लिए 415 वोल्टेज मानक वोल्टेज होती है। ये भी आप याद करें, बिल्कुल भी एग्जाम में आ सकता है, आप इसे पूछा जा सकता है, आप इसे अब याद कर सकते हैं। तो चलिए फिर आगे देखते हैं दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन मोटर में का प्रयोग करके इसे सेल्फ स्टार्ट किया जा सकता है, यानी सिंगल फेज मोटर में किसका प्रयोग करके इसे सेल्फ स्टार्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें आपका कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है मोटर को स्टार्ट करने के लिए। तो राइट आंसर आपका बी रहने वाला है। और आगे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। विद्युत शॉर्ट सर्किट सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो शॉर्ट सर्किट के लिए आपका दोस्तों ओवरलोड रिले इसमें यूज की जाती है, तो ओवरलोड रिले का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका बी रहने वाला है। और जो दोस्तों चलते हैं चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस यानी संधारित्र की क्या इकाई होती है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं जो आपकी संधारित्र की जो इकाई होती है वो फैरड होती है, और सी से इसे डिनोट करते हैं। और इसमें और भी ऑप्शन दिए गए, एम्पेयर आपकी धारा की होती है, और आपकी हेनरी इंडक्टेंस की होती है, और विद्युत वाहक बल की आपकी वोल्टेज इसमें होती है। तो राइट आंसर इसका फेरड रहने वाला है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान पेपर आया था, और बस आपको बेसिक सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, अन्यथा आपको बेसिक नॉलेज नहीं तो आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो पूरा ध्यान से वीडियो को आपको देखना है। आगे देखते हैं, पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यानी अब इलेक्ट्रोलाइट इज यूज इन लेड एसिड सेल, यानी लेड एसिड बैटरी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट सेल उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों हम सभी को पता है लेड एसिड सेल में जो आपको इलेक्ट्रोलाइट जो यूज किया जाता है वो आपका H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड इसमें प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों आपको ये बहुत याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो छठे क्वेश्चन का राइट आंसर यानी शुष्क सेल यानी कार्बन जस्ता का वोल्टेज कितना होता है, यानी कार्बन जिंक सेल का जो आपका वोल्टेज होता है वो आपका कितना होता है। तो राइट आंसर आपका ए रहने वाला है, यानी 1.5 वोल्टेज के आसपास इसका होता है विद्युत वाहक बल। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी समांतर में जुड़े प्रत्येक 3 ओम के 3 प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। यानी इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 3 प्रतिरोध 3 ओम के हैं, समांतर में जोड़े गए हैं, तो आपका प्रतिरोध कितना रहने वाला है। तो आपको याद होना चाहिए, समांतर में यदि समान मान के प्रतिरोध है तो प्रतिरोधों की संख्या बटे एक 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 एक, एक प्रतिरोध का प्रतिरोध, यानी आपको R/N फॉर्मूला होता है आपका। तो R का मान आपका 3 दिया गया है, और कितने प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध है, तो एक आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका 1 रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको पूरा इसका पूरा विस्तार से देखना है। और यदि सीरीज बोल देता तो यानी 3 प्रतिरोध आपके सीरीज में लगे हैं इस प्रकार से, यानी तो आपका राइट आंसर आपका 9 रहने वाला था। तो लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर आपका डी रहने वाला है। दोस्तों आगे चलते हैं, 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वें क्वेश्चन नंबर दोस्तों, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में न्यूनतम डायोडों की संख्या होती है। तो दोस्तों फुल वेव में आप सभी को पता है, फुल वेव आपने देखा होगा इस प्रकार से, यानी डायोड लगाए जाते हैं इस प्रकार से, आपने देखा होगा इस प्रकार से हमारा फुल वेव बनता है। तो इसमें डायोडों की संख्या लगभग आपकी मिनिमम आपकी 4 डायोड प्रयोग में किए जाते हैं। तो राइट आंसर आपका 4 यानी सी रहने वाला है। और आपका हाफ वेव में 1 डायोड प्रयोग में लाया जाता है, और सेंटर टेप में आपके 2 डायोड प्रयोग में लाए जाते हैं। तो राइट आंसर इसका 4 रहने वाला है। आगे चलते हैं, 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंसुलेटर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक अवरोधक नहीं है। तो राइट आंसर आपका इसमें, तो दोस्तों राइट आंसर आपका आपने देखा माइक का भी आपका इंसुलेटर होता है, प्लास्टिक भी आपका, पोर्सिलिन भी। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर आपका ग्रेफाइट रहने वाला है। तो ये कि क्वेश्चन बी इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है। आगे चलते 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल मशीन है हायर एफिशिएंसी, यानी निम्नलिखित में से कौन सी मशीन सर्वाधिक दक्षता रखती है। तो राइट आंसर आपका ट्रांसफार्मर रहने वाला है। ट्रांसफार्मर की दक्षता इन सभी से ज़्यादा होती है, यानी इनमें इनकी अपेक्षा ट्रांसफार्मर कम लॉस होते हैं, इन तीनों में ज़्यादा लॉस हो जाते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर आपका डी रहने वाला है। आगे चलते हैं, 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। एक पावर ट्रांसफार्मर में इनपुट और आउटपुट तक कौन सी मात्रा परिवर्तित नहीं होती है, यानी
कौन सा पैरामीटर चेंज नहीं होता है ट्रांसफार्मर में, तो आपका जो बात करें तो वोल्टेज भी आपका चेंज हो जाता है और आपका करंट भी चेंज होती है, वोल्टेज भी चेंज है, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। राइट आंसर आपका सी रहने वाला है दोस्तों। ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी को कभी नहीं बदलता है। आगे चलते हैं 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वें क्वेश्चन पे द स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर हैज़ स्लिप रिंग्स, यानी दोस्तों तो दोस्तों क्वेश्चन में आपको घुमा दिया गया है, यानी आपकी जो इंडक्शन मोटर होती है उसमें कितनी स्लिप रिंग लगाई जाती हैं। तो दोस्तों इंडक्शन मोटर में आपका कोई भी स्लिप रिंग नहीं होती है, वो आपकी स्लिप रिंग मोटर होती है, तो उसमें आपकी स्लिप रिंग यूज में लाई जाती हैं। तो राइट आंसर आपका ए रहने वाला है। आगे चलते हैं 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं। हीटर बिजली का हीटर तैयार करने में कौन सा वायर यूज में लाया जाता है। तो दोस्तों हम सभी को पता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नाइक्रोम वायर का उपयोग किया जाता है हीटर की कुंडली बनाने के लिए। तो राइट आंसर आपका सी रहने वाला है। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की। तो 14वें क्वेश्चन में आपसे इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र का पालन हो रहा है, यानी आपको देखना है कौन सा आपका इसमें सूत्र सही बैठ रहा है। तो आपका V=IR ओम के नियम के अनुसार राइट आंसर आपका डी रहने वाला है। आगे चलते हैं 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। स्थिर विद्युत चार्ज वाले क्षेत्र में होता है, यानी स्थिर विद्युत चार्ज वाले क्षेत्र में आपका क्या देखने को मिल, तो राइट आंसर आपका बी रहने वाला है, यानी विद्युत क्षेत्र आपको देखने को मिल जाता है। आगे चलते हैं 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कौन सी इंडक्शन मोटर आकार में सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी की बात करें दोस्तों, सबसे बड़ी वो मोटर होगी जिसके आरपीएम आपके बहुत ही कम होंगे, यानी समान किलोवाट की है, 45 किलोवाट की हैं तीनों मोटर। और आरपीएम की बात करें तो आरपीएम इस यानी सी वाली मोटर के 975 आरपीएम, जो कि सबसे ज़्यादा कम है। तो यही मोटर आपकी सबसे बड़ी होगी, क्योंकि इसका जो मोटर है दोस्तों आपका बड़ा होगा इसका रोटर, और घूमने में भी उसको काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि इसकी जो गति है वो इस प्रकार आपकी कम रहेगी, क्योंकि रोटर का इसका साइज बड़ा है, उसके चक्कर इस प्रकार ही आपके कम हो जाएंगे। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि स्पीड कम होगी तो आपका जो रोटर की जो क्षमता है वो ज़्यादा अधिक होगी। तो राइट आंसर आपका सी रहने वाला है। आगे चलते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आप अपनी बस आपको बेसिक आपको सही करना है। 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर का अंश नहीं है। दोस्तों हमको पता है इस ट्रांसफार्मर टैंक भी होता है, कंजर्वेटर होता है, एक्साइटर ट्रांसफार्मर में नहीं होता है, रेडिएटरी आपका होता है, लेकिन ट्रांसफार्मर एक्साइटर का यूज़ कभी नहीं किया जाता है। एक्साइटर का यूज़ आपका अल्टरनेटर इत्यादि में किया जाता है। तो राइट आंसर इसका आपका डी रहने वाला है। आगे चलते हैं 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 18वें क्वेश्चन में पूछा गया है फॉर्मूला ऑफ सिंक्रोनस स्पीड इन आरपीएम, यानी आपका सिंक्रोनस गति के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है। तो हम सभी को पता है NS आपका 120F/P। तो राइट आंसर इसमें से आप देख सकते हैं दोस्तों, राइट आंसर आपका बी रहने वाला है, यानी 120F/P इसका राइट आंसर बी आपका सही होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, सौर पैनल यूज प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, यानी विद्युत उत्पादन के लिए सौर पैनल का प्लेट का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर आपका फोटोवोल्टाइक सेल को प्रयोग किया जाता है सौर पैनल की जो प्लेट होती हैं उनमें। तो राइट आंसर आपका सी रहने वाला है। आगे चलते हैं 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, यानी कॉपर लॉस के अनुपातिक होते हैं। तो कॉपर लॉस आपके I² R के समानुपाती होते हैं। तो राइट आंसर आपका बी रहने वाला है। आगे चलते हैं 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं। द कैपेसिटी ऑफ मतलब आपकी जो बैटरी की क्षमता किसमें व्यक्त की जाती है। तो बैटरी की क्षमता आपकी AH यानी एम्पेयर आवर में, और वाट आवर, कहीं आपको वाट आवर भी मिल जाए और AH ना हो तो आपको वाट आवर भी लगा देना है, क्योंकि दोनों में ही इसकी क्षमता व्यक्त की जाती है। HP में मोटर की आपकी क्षमता व्यक्त की जाती है, और आपका KWH जो होता है वो आपकी यूनिट दर्शाई जाती है, यानी कितनी यूनिट होती हैं वो आपको KWH से ही दर्शाई जाती हैं। KW से आपका लोड रिप्रेजेंट किया जाता है वाट में। तो चलिए फिर आगे देखते हैं 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं। एक स्विच को हमेशा जोड़ा जाता है, तो एक स्विच को हमेशा फेज वायर की सीरीज में जोड़ा जाता है। तो राइट आंसर आपका बी रहने वाला है। आगे चलते हैं 23वें क्वेश्चन की बात करते हैं। जहाँ यांत्रिक और अग्र सुरक्षा की आवश्यकता हो वहाँ किस प्रकार की वायरिंग प्रयोग में लाई जाती है। तो दोस्तों वहाँ पर आपकी कंड्यूट वायरिंग प्रयोग में लाई जाती है। PVC बैटन ये इत्यादि वायरिंग वहाँ पर यूज़ में नहीं लाई जाती है, क्योंकि इसकी जो कंड्यूट जो होती है ये थोड़ा बहुत ही मजबूत होती है, तो वहाँ पर ये वायरिंग प्रयोग में लाई जाती है। आगे चलते हैं 24वें क्वेश्चन की बात करते हैं। जब एक 2 एम्पेयर की धारा एक 2 ओम प्रतिरोध फिलामेंट से गुजरती है तब मात्रा की ऊष्मा उत्पन्न होगी, यानी आपको इसमें ऊष्मा पूछा गया है। तो ऊष्मा के लिए आपके पास सूत्र होगा H=I आपका I²R/T होता है। तो इसमें समय भी आपको दिया गया होगा, ध्यान से देखना आपको। एक सेकंड दोस्तों,
लेकिन दोस्तों इसमें आपको सिर्फ दिया है वाट में पूछ रहा है, लेकिन जो उसमें आपकी जूल में होती है। तो आपको इस सूत्र लगाना होगा, यानी 1 सेकंड मान सकते हैं आपका I² इंटू आर इंटू टी, यानी आई का मान आपको 2 गया है, 2 की पावर 2 गुणा 2, यानी आर का मान 2 है, तो आप टी का मान 1 मान लेंगे। एक एक तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका राइट आंसर आपका 8 रहने वाला है इस प्रकार से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं राइट आंसर आपका यहाँ पर 8 रहने वाला है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो यानी P बराबर VI से देख लेते हैं, क्योंकि वाट में दे रखा है, तो राइट आंसर इसका 4 भी रहने वाला है। दोस्तों एग्जामिनर ने साफ साफ नहीं कहा है, तो राइट आंसर आप इन दोनों में से कोई सा रहने वाला है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। अब 25वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 फेज स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का गुणा होता है। तो दोस्तों बहुत ही घुमाया गया है क्वेश्चन, तो मैं आपको संबंध बना देता हूँ। तो आपका फेज वोल्टेज बराबर होता है, आपका फेज वोल्टेज बराबर होता है VL/√3, यानी ये आपका संबंध है। तो उसने पूछा है आपका VPH यानी फेज वोल्टेज कितने गुना होता है, तो आपका 1/√3 का आपको मान निकालना होगा, यानी इसका मान आएगा लगभग आपका 0.577 करके आएगा। तो इतना गुना आपका होता है। तो राइट आंसर आपका ये रहने वाला है, बी वाला ऑप्शन राइट इसमें रहने वाला है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, 26वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यानी विद्युत वायरिंग में का रंग ग्राउंडिंग के लिए किया जाता है, यानी ग्राउंडिंग के लिए आपका कौन सा कलर यूज में लाया जाता है। तो राइट आंसर आपका हरा, यानी ग्राउंडिंग के लिए आपका अर्थिंग के लिए आपका हरा रंग का वायर यूज में लाया जाता है। आगे चलते हैं। द पावर फैक्टर ऑफ प्योर रजिस्टिव के लिए पावर फैक्टर आपका यूनिटी होता है। और इसकी विपरीत बात करें तो प्योर कैपेसिटिव और इंडक्टिव के लिए आपका यदि पूछा जाता है आपको 0 आपको देना होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें पूछा गया 28वें क्वेश्चन की बात करते हैं। एक पूरी तरह से चार्ज किए गए लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट का विशुद्ध घनत्व कितना होता है। तो पूरी तरह से चार्ज होने पर बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व होता है वो आपका 1200, इस ऑप्शन के अनुसार 1200 होता है, लेकिन 1280 के आसपास पूर्ण चार्ज पर 1.280 के आसपास होता है, लेकिन ऑप्शन इसका राइट आंसर सी रहने वाला है इस क्वेश्चन के अनुसार। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट एक केबल फ्रॉम फिजिकल डैमेज, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक केबल को भौतिक नुकसान से बचाता है। तो बात करें भौतिक नुकसान से बचाता है, तो राइट आंसर आपका आर्मरिंग रहने वाला है, क्योंकि मैकेनिकल से जो आपका प्रोवाइड करता है वो आपका आर्मर करता है, और नमी से सुरक्षा जो आपकी सीट के द्वारा की जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों ही बात आपको याद करनी होंगी। आगे चलते हैं दोस्तों, 30वें क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों थोड़ी वीडियो आपकी लेंथी हो सकती है, क्योंकि पूरे 50 सवाल मैं इसी वीडियो में क्लियर कराने वाला हूँ। 30वें क्वेश्चन पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय यानी एक्टिव एलिमेंट है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है, और मैं पूरा विस्तार करके बताऊंगा कि एक्टिव एलिमेंट आपके कौन से होते हैं और पैसिव आपके एलिमेंट कौन से होते हैं। तो दोस्तों RLC आपको ध्यान रखना, RLC जो यानी आपके पावर के जो लॉस करते हैं, आपके ट्रांसफार्मर और आपके हीटर और आपके बल्ब, ये जितने भी आपके पैसिव एलिमेंट हैं। और लेकिन जो आपकी जो सेमीकंडक्टर डिवाइस होती हैं वो आपकी एक्टिव एलिमेंट के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों राइट आंसर आपका यानी आपके डायोड ट्रांजिस्टर और आपके जिस प्रकार की यानी सेमीकंडक्टर जितनी भी डिवाइस है SCR वगैरह, वे सब आपके एक्टिव एलिमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन के अनुसार बी रहने वाला है। आगे चलते हैं, 31वें क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो संतुलित 3 फेज प्रणाली में 3 फेजों के बीच कितना अंतर होता है। तो राइट आंसर आपका 120 रहने वाला है, यानी जो आपकी 3 फेज प्रणाली होती है उसमें इस प्रकार आपका देखा होगा आपने, तो 120 डिग्री का कोण होता है तीनों फेजों के बीच में। तो राइट आंसर आपका 120 रहने वाला है। और इसके विपरीत बात करें तो दो फेजों के बीच आपका 90 डिग्री, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी आपको 32वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस गति आपको क्या होगी। यानी सिंक्रोनस गति इसमें पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको NS = एक सूत्र इससे पहले भी आया था, 120 F अपॉन आपका P है, आपके 4 पोल दिए गए हैं, यानी आपके 120 F आपको 50 हर्ट्ज दी गई और आपको 4 पोल दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप 30 बार काट लेंगे, 50 या 15 यानी 1500 RPM आपकी सिंक्रोनस स्पीड आ जाएगी। तो राइट आंसर आपका ए वाला रहने वाला है। तो इस प्रकार से आप कोई भी स्पीड निकाल सकते हैं सिंक्रोनस मोटर की। तो आगे चलते हैं लोग 33वें क्वेश्चन की बात करते हैं। पावर फैक्टर जहाँ थीटा कोण
आपका होता है, तो पावर फैक्टर आपका cos फाई से आपका निकाला जाता है, तो राइट आंसर आपका बी रहने वाला है। तो दोस्तों 34वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आपका प्रतिबंधक तापमान है, यानी एफ वर्ग के इंसुलेटर का आपका तापमान कितना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीरीज में आपको क्लियर करा देता हूँ। तो आप इस प्रकार याद करते हैं, वाई ए ई बी एफ एच और आपका सी, इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। मैं बता देता हूँ, इसका 90 होता है, इसका 105 होता है, इसका 120 होता है, 130, 155, 180 और 180 से ऊपर। तो एफ का दोस्तों आपको इस प्रकार यहाँ से श्रेणी से आप इस प्रकार याद कर सकते हैं। तो एफ का जो होता है वो आपका 105 डिग्री के आसपास होता है। तो राइट आंसर आपका बी रहने वाला है। आगे चलते हैं दोस्तों, 35वें क्वेश्चन की बात करते हैं। एक एच पी बराबर कितने वाट होते हैं। तो एक एच पी बराबर दोस्तों आपको 746 वाट होते हैं, यानी ब्रिटिश में होते हैं 746 वाट। और आपसे यदि एडवांस में पूछ लिया जाए तो मैट्रिक में आपके तो 735 पॉइंट आपके 5 वाट इसमें मैट्रिक में पूछ लिए जाते हैं। तो राइट आंसर इसके अनुसार आपका बी रहने वाला है। आगे चलते हैं दोस्तों, 36वें क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। जब दो समान प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध 8 ओम होता है, और जब समांतर में जोड़ा जाता है तो आपका तुल्य प्रतिरोध 2 ओम होता है। तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपका श्रेणी में जोड़ने पर आपका जो प्रतिरोध हो रहा है वो 8 ओम हो रहा है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि ऐसे प्रत्येक यानी R1 R2 का मान पूछा है इसमें, एक मिनट दोस्तों, यानी R1 और आपका R2 का मान पूछा है, यानी आप श्रेणी में जोड़ेंगे तो आपका 8 ओम हो जाना चाहिए, और समांतर में जोड़ेंगे तो आपका 2 ओम इसका होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें से यदि ऑप्शन के अनुसार चौथा क्वेश्चन लेते हैं तो चौथा यानी श्रेणी में जोड़ते हैं, 4 + 4 आपका हो जाता है 8 ओम, यानी श्रेणी में आपका 8 ओम बैठ रहा है, सही बैठ रहा है। और समांतर में देखते हैं कितना बैठता है, तो यानी 4 आपने देखा होगा, इस प्रकार आप निकाल लेते हैं। एक मिनट दोस्तों, इस प्रकार आप निकाल सकते हैं समांतर में इस प्रकार निकाला जाता है, 4 × 4 / 4 + 4 यानी 16/8 यानी 2 ओम। तो दोस्तों समांतर में आपका 2 ओम आ रहा, तो राइट आंसर आपका 4 रहने वाला है। आगे चलते हैं दोस्तों, 37वें क्वेश्चन की बात करते हैं। EH सिस्टम इज जनरली यूज, यानी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज किसके लिए यूज किया जाता है। तो आपका ट्रांसमिशन के लिए आपका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज यूज किया जाता है। तो राइट आंसर आपका सी रहने वाला है। आगे चलते हैं, 38वें क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। सीसा लेड एसिड की धनात्मक प्लेट किसकी बनी होती है। तो दोस्तों आपकी लेड की बनी होती, लेड परऑक्साइड की बनी होती है, यानी PbO2 की PbO2 की इसकी बनी हुई होती है। तो राइट आंसर इस प्रकार इस क्वेश्चन का रहने वाला है। तो दोस्तों राइट आंसर जो रहने वाला है इस क्वेश्चन का, लेड परऑक्साइड की बनी होती है, और आपकी नेगेटिव प्लेट जो बनी होती है वो लेड की बनी होती है, यानी Pb की बनी हुई होती है। तो राइट आंसर आपका डी रहने वाला है, PbO2 की धनात्मक बनी हुई होती है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी यहाँ से आप दोनों बातें याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, 39वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों साइन तरंग के लिए वर्ग माध्य मूल किस प्रकार आप निकाला जाते हैं, यानी RMS आपको वैल्यू निकालनी है। तो आपको ए वाला यानी आपको इस प्रकार यानी 0.707 गुणे आई मैक्सिमम आपको यहाँ पर करना होगा। इस प्रकार आप RMS वैल्यू निकाल सकते हैं। और एवरेज की बात करें तो आपका 0.636 गुणा आई मैक्सिमम, इस प्रकार आप एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, फ्लोरोसेंट लैंप ट्यूब में कौन सी आपकी गैस भरी हुई होती है। तो आपकी फ्लोरोसेंट में लोग आपको मरकरी और आर्गन लैंप आपकी भरी हुई होती है। तो राइट आंसर आपका डी रहने वाला है। आगे चलते हैं, 41वें क्वेश्चन की बात करते हैं। एमीटर में प्रयुक्त शंट के प्रतिरोध का मान होता है। तो दोस्तों एमीटर में शंट लगाया जाता है उसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, यानी राइट आंसर आपका बी रहने वाला है। आगे चलते हैं दोस्तों, 42वें क्वेश्चन के, द कैपेसिटी ट्रांसफार्मर इज एक्सप्लेन, यानी ट्रांसफार्मर की क्षमता को किसमें व्यक्त किया जाता है। तो आपकी क्षमता होती है ट्रांसफार्मर की वो KVA या MVA में पूछा जाता है। तो राइट आंसर आपका सी रहने वाला है, यानी KVA किलो वोल्ट एम्पियर, इससे बड़ी जो यूनिट होती है वो MVA होती है आपकी, मेगा वोल्ट एम्पियर। तो राइट आंसर आपका सी रहने वाला है। आगे चलते हैं दोस्तों, 43वें क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत स्त्री तापमान नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपने जो विद्युत जो आपकी प्रेस होती है उसमें तापमान नियंत्रण करने के लिए आपका थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ए रहने वाला है। आगे चलते हैं दोस्तों, 44वें क्वेश्चन की बात करते हैं।
लाइन में कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो आपकी लाइन होती है वो उसमें अधिकतर जो आपका एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम सस्ता होता है और आसानी से मिल जाता है, और कॉपर की अपेक्षा ये थोड़ा सस्ता होता है, लेकिन अच्छा कॉपर होता है, लेकिन लाइनों में आपका एल्यूमिनियम का ही प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इसके अनुसार बी रहने वाला है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन 45वें क्वेश्चन की बात करते हैं। स्थिर अवस्था में इंडक्शन मोटर की स्लिप कितनी होती है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यानी स्थिर अवस्था में जब मोटर आपकी बंद है तो स्लिप का मान आपका 1 यानी 100% रहने वाला है। तो राइट आंसर आपका डी होगा। काफ़ी बच्चे ये कहेंगे सर स्लिप का मान तो बहुत ही कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, विराम अवस्था में स्लिप का मान 1 होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, 46वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है, यानी मल्टीमीटर का उपयोग किस किस क्यों मापने के लिए जाता है? तो इसका उपयोग वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध तीनों को ही मापा जाता है। तो राइट आंसर आपका डी रहने वाला है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, 47वें क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका 1500 वाट स्प्लिट एयर कंडीशनर 12 दिन यानी 12 घंटे, एक दिन में 12 घंटे चलित होता है, तो एक महीने में कितनी ऊर्जा की खपत करेगा? 30 दिन मानते हुए, एक महीने में 30 दिन इन्होंने माना है, तो आप सिंपल आप निकाल सकते हैं, यानी वाट गुणा घंटे गुणा दिन बटे 1000, यानी 1500 गुणा घंटे यानी 12 घंटे माने हैं, गुणा दिन यानी 30 बटे 1000, यानी कितना यूनिट खर्च करेगा? ये 0 से 0 काट दो दोस्तों, ये कट गया है आपका। 12 × 36, 36 गुणा 15, तो दोस्तों 36 गुणा 15 आप निकाल सकते हैं। 36 गुणा 15 आपका 15 छिक्का 90, 0 15 × 45, 45 और 9 आपका 54, यानी आपका इसमें आपको दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो आपका 540 यूनिट इसमें खर्च हो जाएगी 30 दिनों में। इस प्रकार राइट आंसर सी रहने वाला है। आगे चलते हैं, 48वें क्वेश्चन की बात करते हैं। कम्यूटेटर इज द पार्ट ऑफ, यानी कम्यूटेटर किसका हिस्सा है? तो कम्यूटेटर आप सभी को पता है दोस्तों, वो डीसी मोटर का पार्ट है, यानी एसी को डीसी कन्वर्ट करने के लिए कम्यूटेटर का उपयोग किया जाता है मोटरों में, और आपका डीसी से एसी करने के लिए मोटरों में किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ए रहने वाला है। 49वें क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में उच्चतम प्रावैधिक क्षमता होगी? तो दोस्तों जो आपकी डाइलेक्ट्रिक स्टेंट जो होती है वो सबसे ज़्यादा SF6 गैस में होती है। तो राइट आंसर आपका बी रहने वाला है। आगे कुछ लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सीटी इज यूज मेजरिंग, यानी सीटी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सीटी का उपयोग करंट मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका सी रहेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो पिछली परीक्षा में आए हुए हैं। राजस्थान रावत भाटा RR साइड की तरफ से ये पेपर था इलेक्ट्रीशियन का। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके आप जरूर बताना। यदि आप नॉन टेक्निकल का भी जानना चाहते हैं तो मैं उसकी भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो प्लीज़ और भी किसी भी ट्रेड से संबंधित आप पेपर जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके आप जरूर लिख सकते हैं दोस्तों। यानी फिटर, इलेक्ट्रीशियन, कोई भी ट्रेड के आपके पेपर मांग लेना चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ज़्यादातर इस वीडियो लाता रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद दोस्तों।